आपका आज शुरू करे जा रहे हैं पॉलिटिकल का ही चल रहा है एनसीईआरटी का। आज शुरू करेंगे आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि मूलाधिकार हो चुका है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? बताइए किस देश के संविधान पर आधारित है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के। जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो संकल्पना है किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड पर आधारित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। मतलब नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। बहुत ही क्वेश्चन। बात करते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? बताइएगा आदर्शों को हम कहां देखते हैं? तो हम जानते हैं भाग चार मतलब भाग 4 में देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, तो उसी में ना देखेंगे, है कि नहीं? चलिए अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है उल्लेख किया गया है। इन्हें संविधान का आदर्श कहा जाता है। किसे संविधान का आदर्श कहा जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है 38 मतलब अनुच्छेद 38, जो राज्य के नीति निर्देशक, देखिए निर्देशक भी होता है निदेशक भी होता है, तो गलत नहीं समझिएगा, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र है अनुच्छेद 38। अगर पूछे आर्टिकल 38 क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मूल मंत्र है। इसके अनुसार, किसके अनुसार? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को जो है अनुप्रमाणित करेगा। तीसरा प्रश्न क्या है? सुनिए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? तो देखिए ए, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। समझ गए? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के क्या है? कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग 4, ठीक है, संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद 36 से 51 मतलब 36 से लेकर 51 के अंतर्गत की गई है। तो आप ये तो हम पढ़ लिए, लेकिन इसका सवाल कैसे बन सकता है? तो सुनिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है बताइए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अगर बात करें अनुच्छेद का, तो 36 से 51 में है, मतलब 36 से 51 आर्टिकल में किसकी चर्चा है? तो हमारा नीति निर्देशक तत्व का चर्चा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का चर्चा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है बताइए संविधान के कितवें भाग में चर्चित है? तो भाग 4 में, ठीक है, क्लियर हो गया। अब सुनिए, इन अनुच्छेदों को मतलब इन आर्टिकलों को या इन अनुच्छेदों के माध्यम से अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आदि का काम इस कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को पूर्ति करता है। कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो कि आपको इसका अनुच्छेद अगर पूछेगा तो 36 से 51 मतलब 36 से 51, ठीक है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इनकी बात करते हैं, ठीक है। अब चौथे प्रश्न है, तो सुनिए, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं, निदेशक, देखिए निदेशक बोलेंगे निर्देशक, गलत मत समझिएगा, ठीक है, एक ही है, कहीं कहीं निर्देशक दे देता है। सुनिए, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य इसी में पढ़ना है, ठीक है, छोटा सा है मौलिक कर्तव्य का, इसलिए इसी में पढ़ लेना है। तो बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना होता है, ठीक है। कौन सा होता है? तो हमारी जो मिली जुली संस्कृति होती है या समृद्ध विरासत है उसको संरक्षित करना है, देखभाल करना है। तो ये मौलिक कर्तव्यों के तहत होता है, समझ गए। तो हमसे पूछेगा भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य यही है कि हमारी जो संस्कृति है, समृद्धि है, उस विरासत को संरक्षित करना, समझ गए। चलिए कैसे, अब चलिए जानते हैं। देखिए हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं, स्पेशल चैप्टर है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी होगा क्योंकि मौलिक कर्तव्य है। अब कर्तव्य में क्या आएगा? किसी भी चीज की हम लोग को देखभाल करना है, वही ना। चलिए देखिए, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के क में किया गया है। तो भाग जो 4 है, 4 के क में किसका उल्लेख किया गया है? तो हमारा मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अगर मौलिक कर्तव्य का उल्लेख की बात करें तो इसका आर्टिकल भी होगा। तो आर्टिकल जो है याद रखिएगा, मतलब अनुच्छेद जो है कौन सा है? 51 के क में है। देखिए आप 51 के क हमेशा पढ़े हैं, देखिए याद रखिएगा क्या। अच्छा अब चलिए जानते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 51 क याद रखिएगा के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत, ठीक है, यहाँ पे बढ़िया से, वह भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली
जो गौरवशाली परंपरा है का महत्व समझे और उसे संरक्षित करे। समझ गए? मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, उसको समझना है, उसके महत्व को देना है, जो कि हमारे भारत से जुड़ा हुआ है, और उसे संरक्षित करना है, उसे बर्बाद नहीं करना है। यही मौलिक कर्तव्य में बताएगा। ये हम लोग को भी करना है। ठीक है? सभी नागरिकों के लिए कर्तव्य है। ठीक है? क्लियर हो? पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है? सुनिए। पांचवा प्रश्न है, मूल्य कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए। मूल्य कर्तव्यों का वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सी, अनुच्छेद 51 के क में है। ठीक है? 51 के क में है। क्लियर हो गया? चलिए और जानते हैं वो सब छोड़िए, सब बातें आगे चलिए। मूल्य संविधान में नागरिकों के मूल्य कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मतलब मूल्य संविधान जो है हमारा, मूल्य संविधान में नागरिकों के मूल्य कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। ये आप जान लीजिए। इसे सरदार स्वर्ण सिंह जो मूल कर्तव्य है, इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, इसके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मतलब 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क में जो है अनुच्छेद 51 क मतलब 51 क जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है? 11वां मूल कर्तव्य जो है 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ मतलब रूस के संविधान से लिया गया है। तो आप इतना तो जान के लगातार पढ़ लिए। अब सवाल कैसे बनता है ये सुनिए, थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है? जैसे पूछेगा आपसे कि बताइए मूल कर्तव्य का उल्लेख कौन से समिति ने सिफारिश की थी मूल कर्तव्य के लिए? तो हम बताएंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। कौन से संशोधन के तहत ये किया गया, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया, मतलब 1976 के तहत जोड़ा गया। ठीक है? और मूल कर्तव्य को कौन से भाग में? भाग 4 के क में जोड़ा गया। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51 के क में मतलब 51 के क में जोड़ा गया। ठीक है? अब जोड़कर मूल कर्तव्य कितने थे उस समय जब 42वें संविधान संशोधन 1976 हुआ? उस समय कितने मूल कर्तव्य थे? तो 10 मूल कर्तव्य थे। याद रखिएगा, कितने मूल कर्तव्य थे? तो 10 मूल कर्तव्य थे। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य एक ही है। ठीक है? शामिल किए गए थे। लेकिन 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि आज हम 11 मूल कर्तव्य पढ़ते हैं, वो 11वां जो मूल कर्तव्य है कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? बताइए। तो हम बताएंगे 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। इस प्रकार आज क्या है? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, मतलब मौलिक कर्तव्य है। और ये मूल कर्तव्य कहां से लिया गया? तो सोवियत संघ से लिया गया, मतलब रूस के संविधान से लिया गया। क्लियर हो गया? छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? सुनिए। छठा क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है? तो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो वो है सी, अनुच्छेद 37। ठीक है? अनुच्छेद 37 के तहत लागू नहीं किया जा सकता। चलिए अनुच्छेद 37 के याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूल आधार है और विधि बनाने में इन सिद्धांतों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब है राज्य का यह प्रावधान जो है न्यायालयों द्वारा जो है क्या है? अपरिवर्तनीय बनाए गए हैं। मतलब न्यायालय द्वारा ये अपरिवर्तनीय, न्यायालय नहीं कुछ करेगा। न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय रखना केवल इस बात को स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका राज्य को निदेशक तत्वों के तहत किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकती है। मतलब किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं करेगा, ये भी जान लीजिए। 7वां प्रश्न क्या है? किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? मतलब सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। बताइए। तो ये सी, केटी शाह ने किए थे। केटी शाह हैं, वो बोले थे। ठीक है? उन्हीं का कथन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोले थे ये। ठीक है? चेक बोले थे। सुनिए, प्रोफेसर केटी शाह। ठीक है? बिहार प्रांत से संविधान सभा, ठीक है, बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए, जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। ठीक है? अगर आपसे पूछेगा कि प्रोफेसर केटी शाह बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए, जो कि सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ठीक है? तो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा कर सकते हैं। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो समान नागरिक संहिता जो है किस राज्य में लागू है? तो गोवा में लागू है। कहाँ है? गोवा में लागू है। चलिए, गोवा में लागू है तो जो मामला जो है समान नागरिक संहिता जो है, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं इसे, याद रखना है, के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक,
उत्तराधिकारी आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। क्या रखना है, समान नागरिक संहिता में क्या हुआ कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी आदि संबंधों के सभी धर्म के समान कानून होंगे, कोई अलग नहीं होगा। ठीक है, भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो गोवा में आपको, भारत का जो राज्य गोवा है वहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, मतलब आर्टिकल 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए जो है समान सिविल संहिता का प्रावधान है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत ही आएगा ना, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अगर बात करें आर्टिकल तो 36 से 51 है, जिसमें 44 आ रहा है, तो इसी के अंतर्गत आएगा, आप जानते ही हैं। तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्रावधान है। 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो वो है बी, अनुच्छेद 39 कम है, 39 के कम है। क्लियर हो गया, 39 के कम है। तो सुनिए, संविधान के अनुच्छेद क, ठीक है, आर्टिकल 39 क के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के निर्योग ठीक है व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हो, मतलब निःशुल्क विधिक सहायता मिले जो निर्योग हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया, मतलब 1976 के तहत जोड़ा गया। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 40 मतलब 40 के तहत, अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है, अब चलिए जानते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। ठीक है, आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन, या देखिए सेल्फ गवर्नमेंट, स्वायत्त शासन जैसे सेल्फ गवर्नमेंट की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, तो सेल्फ गवर्नमेंट की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक होगा। बस इतना ही था और कुछ नहीं। 11वां प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है, ये मीट क्या है, कूपन 1 है। 11वां प्रश्न है, कार्यपालिकाओं से न्यायपालिकाओं के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? बताइएगा किस भाग में वर्णित है? तो सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका मतलब जुडिशियरी और कार्यपालिका, ठीक है, से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सक्यूटिव है, तो आप जानते हैं इसका उद्देश्य है कि न्यायिक एवं कार्यकारी शक्तियां जो है एक ही व्यक्ति में निहित ना हो, मतलब एक ही व्यक्ति में न्यायिक भी हो, कार्यकारी शक्ति ये सब एक ही में होगा तो गड़बड़ हो सकता है ना, इसलिए न्यायपालिका और कार्यपालिका में अलग कर दिया गया है ताकि स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जा सके। 12वां प्रश्न की बात करते हैं। तो सुनिए, 12वां प्रश्न क्या है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जो है गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? तो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है, तो वो भी है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, ये जान लीजिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है निम्नलिखित गांधीवादी विचार शामिल किए गए हैं। देखिए, गांधीवादी विचार जो शामिल किया गया है, कौन कौन शामिल किया गया, चलिए हम जानते हैं। तो जैसे कि ग्राम पंचायतों का गठन जो कि अनुच्छेद 40, ये गांधीवादी विचार था इनका, गांधी जी का है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना जो कि अनुच्छेद 43 के तहत, ये भी सही है, गांधीवादी विचार है। अनुसूचित जातियों, ठीक है, फिर से सुन लीजिए यहाँ पे, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि आर्टिकल 46 के तहत किया जाए, मतलब आर्टिकल 46 के तहत ये जोड़ा गया है और ये भी गांधीवादी विचार ही है। चौथा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं की बात करें, मन आदि के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर जो है प्रतिबंध, भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध जो कि आर्टिकल 47 के तहत जोड़ा गया है। जो कि कहने का मतलब जो कि मदिरा लेते हैं, मतलब देखिए दवा के औषधि के रूप में करेंगे तो ठीक है, लेकिन ज्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं उस पर प्रतिबंध किया जाए, समझ गए? तो ये आर्टिकल 47 में जोड़ा गया है, ये भी गांधीवादी विचारधारा है। क्लियर हो गए? ठीक है, प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न क्या है, सुनिए,
निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जो है उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है, तो वो है उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। मतलब इसमें उदारवादी से जो ऑप्शन में दिया गया है वो सब जो है सही है, मतलब उदारवादी विचारधारा ही है। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना, कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, ये सब सही है। चलिए अब जानते हैं डिटेल इसके बारे में। तो सुनिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, चूंकि हम पढ़ चुके हैं ऊपर, पृथक्करण मतलब अलग कर दिया गया है। अनुच्छेद 44 में, ये भी हम पढ़े, आर्टिकल 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 49 जो कि आर्टिकल 49 जो कि हम पढ़ चुके हैं, में राष्ट्रीय महत्व में कलात्मक ऐतिहासिक स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण प्रदान। देखिए, वस्तुओं को ये अपने मन से थोड़ा शब्द बनाता हूं जिससे आपको याद हो सके, समझिएगा। इसमें ये मत समझिएगा त्रुटि मैंने करके पढ़ा, नहीं। वस्तुओं का संरक्षण करना आदि उदारवादी विचारधारा से प्रेरित है, जो कि ये सही बात है। जो भी शब्द मैं पढ़ता हूँ थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पढ़ाता हूँ, इसलिए क्योंकि आपको याद हो जाए। वो किताब तो आप भी पढ़ सकते हैं, है ना, तो हमको याद करवाने से मतलब है। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों, देखिए निर्देशक भी बोला जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? बताइए। तो उपरोक्त में से सभी प्रतीक है। सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना, यह भी समाजवादी विचारधारा है। संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों में संकेंद्रण को रोकना तथा उनका न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना। अब कैसे, तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना। यह सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य की सुनिश्चित मार्ग का प्रशस्त करते हैं। मतलब यह सिद्धांत जो है, जो समाजवादी सिद्धांत है, यह लोक कल्याणकारी राज्य की सुनिश्चित का मार्ग प्रशस्त करते हैं। समाजवादी सिद्धांत मतलब कल्याणकारी राज्य के लिए अच्छा राज्य बने। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनका उल्लेख किया गया है, जैसे अनुच्छेद 38 के 1 में, सही बात है, 38 के 1 में, 38 में पढ़ चुके थे, 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 के 2 में राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना, ये भी सही है। अनुच्छेद 39 के 6 में, ये सब जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल है, ठीक है। राज्य द्वारा समुदाय के भौतिक संसाधनों के जो है अनुचित स्वामित्व पर नियंत्रण करना, मतलब कंट्रोल करना, ये भी है। 39 के घ में, मतलब आर्टिकल 39 के घ में पुरुष एवं स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, ये भी सही है। आर्टिकल 39 के क में, फिर से 39 के क में ख पढ़े थे और घ पढ़े, अब क नहीं पढ़े थे। तो क में क्या है कि निःशुल्क जो है, मतलब फ्री विधिक सहायता देना। 39 के क में। अनुच्छेद 42 में कार्य की न्याय संगत एवं मनवोचित दशाएं तथा प्रस्तुति सहायता आदि का उपबंध किया गया। तो ये सब आर्टिकल 42 के तहत क्लियर हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय जो है सदैव अंग होता है। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। कौन होता है? तो समाजवादी संविधान का सदैव अंग होता है मौलिक कर्तव्य। ये आप जानते हैं, जो कि 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, समाजवादी देशों ने अपनी नागरिकों के मूल अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया है। मूल अधिकार हो, मौलिक अधिकार हो या मौलिक कर्तव्य हो, समान महत्व दिया है। किंतु इसके विपरीत मौलिक कर्तव्यों को प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आदि के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। अब सुनिए, लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान के संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया है। 16वां प्रश्न है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आर्टिकल जो है 48 का से संबंधित है, मतलब 48 का से संबंधित है। क्लियर हो गया? तो 48 का के अनुसार राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन, ठीक है, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 48 का कहता है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। सोचिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 अगर हम पढ़ लें, 1976 पढ़ लें, तो हमको लगता है बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। और देखिए, ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 48 का जो आप देख रहे हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई, वन और वन्यजीव की रक्षा की बात की गई है ना। ध्यान रखना, ये भी नीति निर्देशक तत्व में ही जोड़ा गया राज्य के, ठीक है। 17 प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक विषय है? 17 निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों, मतलब मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो वो किया गया है आपका
वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करने के लिए ये जो है जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों में। अब इसके बारे में जान लीजिए। तो भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 के क के ज में मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 में है, 51 के क में है। तो 51 के क के ज के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववादी और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। क्लियर हो गए? चलिए, ये तो हम जानते हैं। 18वां प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 41 किससे संबंधित है? तो वो भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है ना? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से लेके 51 तक है ना? तो संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त कर सके तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थ आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। ये आर्टिकल 41 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे शॉर्ट में मनरेगा बोलते हैं, रोजगार के अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्लियर हो गया? चलिए, 19वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। तो 19वां प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 क मतलब 43 के क में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो ये है हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, क्योंकि 36 से लेके 51 तक तो है किसका चर्चा? आर्टिकल का। 36 से 51 आर्टिकल में राज्य के नीति निर्देशक, जिसमें 43 का है मतलब राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित है। क्लियर? अब चलिए जानते हैं, सुनिए। अनुच्छेद 43 का के अनुसार राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों अथवा संगठनों के प्रावधान में कर्मकारों जो काम करते हैं का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है, मतलब आर्टिकल 43 के तहत। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। सोचिए, ये भी 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए, ये हो गया राज्य के नीति निर्देशक खत्म।